Hello, students. How are you all? Students, let's discuss some more important topics of your MPSC 004 Social and Political Thought. ये हमारी वीडियो का पार्ट 5 है. इससे पहले 4 वीडियोस के अंदर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, इसके अंदर हमें बात करनी है कि जो पंडिता रमाबाई हैं, उनके पितृसत्ता को लेकर क्या विचार थे. स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है बाकी सारे पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे पंडिता रमाबाई के पैट्रियार्की पे क्या व्यूज़ हैं. सो पंडिता रमाबाई वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन सोशल रिफॉर्मर. वो कौन थी? एक इंडिया की सोशल रिफॉर्मर्स थी एंड एडवोकेट फॉर वुमेन राइट्स. और किसकी बात करती थी वो? महिलाओं के अधिकारों की. हैड प्रोफाउंड एंड क्रिटिकल व्यूज़ एंड पैट्रियार्की. उनके पितृसत्ता पर गहन और आलोचनात्मक विचार थे. सो हर वर्क फोकस्ड ऑन चैलेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर. उनका जो काम है वो उन महिलाओं के लिए काम करती थी जो महिलाएं क्या है, ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर्स के नीचे दबी हुई हैं, मार्जिनलाइज जो हैं वुमेन, जिनका दमन किया जा रहा है. अब हम देखेंगे उनके पितृसत्ता पर कैसे विचार थे. सबसे पहली चीज़ कि वो क्रिटिक थी ट्रेडिशनल पैट्रियार्की की, यानी कि जो पंडिता रमाबाई हैं, शी वॉज अ वोकल क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल सिस्टम इन इंडिया. पुराने समय से पारंपरिक जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी वो उसकी मुख्य आलोचक थी. विच शी बिलीव्ड सब्जुगेटेड वुमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर राइट्स एंड फ्रीडम. उनका विश्वास था कि जो पितृसत्तात्मक पारंपरिक रूप से चली आ रही व्यवस्था है, उसके कारण से जो महिलाएं हैं वो क्या हो गई हैं? अधीनस्थ हो गई हैं. अपने राइट्स और अपने अधिकारों और स्वतंत्रता जो है उनकी सीमित हो गई है. शी हाईलाइटेड हाउ सोशल कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड लीगल सिस्टम परपिचुएटेड जेंडर इनइक्वालिटी. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाएं और कानूनी व्यवस्थाएं जो हैं वो लैंगिक असमानता को बना के रखती हैं. तो यहाँ पे हमने बात की कि कैसे वो पारंपरिक पितृसत्ता की आलोचना करती थी. अब हम बात करेंगे कि वो जो है महिलाओं की शिक्षा की वकालत करती थी. शी एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन एज अ मीन्स टू कॉम्बैट पैट्रियार्की. अगर पैट्रियार्की को कॉम्बैट करना है तो किस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे जोर दिया उन्होंने जोर दिया वुमेन की एजुकेशन पे. शी बिलीव दैट, उनका क्या विश्वास था, दैट एजुकेटिंग वुमेन्स वुड एम्पावर दैम टू चैलेंज ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स. अगर वुमेन्स को एजुकेट किया जाएगा तो वो ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स जो हैं उनसे लड़ पाएंगी, एम्पावर हो पाएंगी और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगी. जो रमाबाई हैं उन्होंने पितृसत्ता का मुकाबला करने के लिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि जो शिक्षित महिलाएं हैं वो उत्पीड़नकारी संरचनाओं को चुनौती देती हैं. उसके बाद वो क्रिटिसाइज़ करती हैं रिलीजियस पैट्रियार्की को, यानी कि जो धार्मिक पितृसत्ता है पंडिता रमाबाई उसकी आलोचना करती हैं. उन्होंने इस बात की आलोचना की कि कैसे पितृसत्तात्मक मानदंडों को सही ठहराने और बनाए रखने के लिए धर्म का उपयोग किया गया है. रमाबाई ने हिंदू धर्म के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं की ओर इशारा किया जो महिलाओं को नुकसान पहुंचाती हैं. ठीक है, हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन सी ऐसे भेदभाव प्रैक्टिसेस हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन्स को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं. और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक ग्रंथों का पुनर्व्याख्यान का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जो भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैसे कि वेद हो गए, इस टाइप के जो भी हमारे टेक्स्ट हैं, पुराने रिलीजियस धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका दोबारा से व्याख्यान किया जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि असली में हमारे धर्मों में महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है. वो जो है पंडिता रमाबाई, वे विधवा अधिकारों का भी समर्थन करती थी. पंडिता रमाबाई वॉज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद द प्लाइट ऑफ विडोज who were often subjected to extreme forms of patriarchal control and deprivation. तो वो विशेष रूप से जो विधवाएं, ठीक है, उनकी दुर्दशा को लेकर चिंतित थी, जिन्हें अक्सर पितृसत्तात्मक नियंत्रण और अभाव के चरम रूपों का सामना करना पड़ता था. उन्होंने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को आश्रय, शिक्षा
और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना की। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम की बात हो रही है कि उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, ताकि वो जो महिलाएं हैं उन्हें आश्रय, एजुकेशन और व्यावसायिक ट्रेनिंग दे सकें। सो स्टूडेंट्स, ये था सपोर्ट फॉर विडो राइट्स का पॉइंट। अगला जो पॉइंट है उसके अंदर बात की जा रही है कि वो जो विवाह में हो रही प्रथाएं हैं, पंडिता रमाबाई उन प्रथाओं की आलोचना करती थी। शी क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज इट एग्जिस्टेड विद इन द पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क, क्योंकि जो मैरिज है वो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसके अंदर आती है। शी पॉइंटेड आउट हाउ मैरिज ऑफन रिजल्टेड इन द सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। उन्होंने प्रकाश डाला इस बात पर कि कैसे जो मैरिज है, विवाह है, वो एक्सप्लॉइट करता है वुमेन्स को। एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म्स टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। उन्होंने वकालत की कि जो विमेंस हैं उन्हें कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, न्याय संगत और निष्पक्ष ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब निष्कर्ष पे देखते हैं कि पंडिता रमाबाई के जो व्यूज़ हैं पैट्रियार्की पर, वो रिवॉल्यूशनरी हैं फॉर हर टाइम। उनके समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे। शी वर्कड टायरलेसली, ठीक है, उन्हें चुनौती देने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को, पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देने के लिए, उत्पीड़ित महिलाओं की सहायता करने के लिए, उत्पीड़ित महिलाओं की शिक्षा, अधिकार और स्वायत्ता की बात करने की वो वकालत करती थी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पंडिता रमाबाई के जो पैट्रियार्की पर व्यूज़ हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको इवैल्यूएट करना है बी आर अम्बेडकर एज अ क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम। जो बी आर अम्बेडकर हैं वो कास्ट सिस्टम की निंदा क्यों करते थे, ठीक है। सो बी आर अम्बेडकर जो हैं वो एक प्री एमिनेंट इंडियन ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे। इज़ रियोन्ड फॉर हिज प्रोफाउंड क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम। तो जो बी आर अम्बेडकर हैं वो भारत के एक प्रमुख न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। और वो प्रसिद्ध क्यों हैं? बिकॉज उन्होंने आलोचना की जाति प्रथा की। हिज एनालिसिस वर रूटेड इन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, एंड इट रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द फाइट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेस्ड है हिस्ट्री पे, सोशियोलॉजी पे, पॉलिटिक्स पे, और वो एक तरह का कॉर्नर स्टोन बनी हुई है जब वो लड़ाई करते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो बी आर अम्बेडकर हैं वो किस तरह से कास्ट सिस्टम की आलोचना करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात वो बात करते हैं फंडामेंटल इनजस्टिस की, यानी कि मूल अन्याय की। जो बी आर अम्बेडकर हैं वो बात करते हैं। He argued that the caste system was inherently unjust or discriminatory, कि जो कास्ट सिस्टम है वो स्वाभाविक सी बात है कि सारे लोगों को भगवान ने बनाया है, ह्यूमंस जो हैं वो सेम है, सबके अंदर सेम ब्लड है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, अन्यायपूर्ण है, अनजस्ट है और भेदभावपूर्ण है, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी है। इसने क्या किया है कि जो लोग हैं उन्हें हायरार्किकल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन देयर बर्थ, विद द अनटचेबल्स दलित सफरिंग द मोस्ट। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं वो कौन है, वो हैं अनटचेबल्स, दलित्स हैं, जिन्हें कि मार्जिनलाइज कर दिया गया है, वो हाशिए पे चले गए हैं और उत्पीड़न उनका किया जा रहा है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो कहते हैं कि ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, मानवों की गरिमा के खिलाफ है। He emphasized that it denied individuals their fundamental rights. जो व्यक्ति हैं उसके फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, उसके जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रणाली है, वो उस व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स से वंचित कर देती है। वो क्रिटिक हैं रिलीजियस सैंक्शन के, धार्मिक स्वीकृति की वो आलोचना करते हैं। जो अम्बेडकर हैं उन्होंने हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो थे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था। हिंदू के अंदर, हिंदू धर्म में जो भी प्रथाएं थीं उन सबको वो अस्वीकार करते हैं। और आलोचना, अम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं की आलोचना की जो जाति प्रणाली को स्वीकृति और स्थायी बनाते थे।
उन सारी चीज़ों की आलोचना करते थे। वो जो जाति प्रणाली को क्या बताते थे, ठीक बताते थे, उसको स्थायी बनाते थे। ही आर्ग्यूड दैट दीज टैक्स जस्टिफाइड द सब्जुगेशन ऑफ लोअर कास्ट। वो कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट हैं, इन्होंने क्या किया है कि जो निम्न जाति हैं उनकी अधीनता को सही ठहराया है और असमानता को भी वैधता प्रदान करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट हैं ये सारे के सारे बेकार हैं। क्यों बेकार है? क्योंकि ये कास्ट सिस्टम की आलोचना ना कर कर कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का मेंशन करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि जो अम्बेडकर हैं वो कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो व्यक्तियों का आर्थिक शोषण करता है। आर्थिक शोषण किस तरह से करता है कि अम्बेडकर ने जाति प्रणाली में निहित आर्थिक शोषण को उजागर किया। उन्होंने बताया कि निम्न जातियों, विशेष रूप से दलितों को, जो दलित्स हैं, अगर उन्हें एजुकेशन, रोज़गार और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित किया गया, जिस कारण से वो हमेशा से क्या है, पॉवर्टी के जाल में फंसे रहे हैं। दे आर ट्रैप्ड इन अ परपेचुअल पॉवर्टी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने आवाज़ लगाई फॉर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति उन्मूलन की पुकार। So in his seminal work Annihilation of Caste, Ambedkar called for the complete abolition of the caste system. उन्होंने कास्ट सिस्टम के कंप्लीट अबॉलिशन की बात की। He argued that mere reforms were insufficient, कि केवल मात्र सुधार कर देना जो है वो काफ़ी नहीं है, रेडिकल ओवरहॉल करना पड़ेगा। जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीटली बदलना पड़ेगा। देन वो बात करते हैं दलित राइट्स की, दलित अधिकारों की वकालत करते हैं। सो अम्बेडकर वॉज अ फियर्स एडवोकेट फॉर द दलित राइट्स एंड अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। केवल दलितों की ही नहीं, उन लोगों की भी जो हाशिए पर हैं। ही वर्कड टायरलेसली, उन्होंने टायरलेसली काम किया टू सिक्योर लीगल प्रोटेक्शन, एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दैम। उन्होंने उनके लिए कानूनी सुरक्षा, सकारात्मक कार्यवाही और नीतियों और शैक्षणिक अवसरों को सुरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया। जो अम्बेडकर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अथक प्रयास किए थे दलितों के राइट्स को दिलाने के लिए। उसके बाद स्वयं उन्होंने कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया इन अ बोल्ड मूव। अब वो क्या कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करने के लिए एक जो सबसे बड़ा कदम उन्होंने उठाया वो ये था दैट ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म अलॉन्ग विद मिलियंस ऑफ हिज फॉलोअर्स। अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के साथ मिलकर ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज़्म। ही बिलीव दैट बुद्धिज़्म ऑफर्ड अ पाथ टू इक्वालिटी एंड लिबरेशन फ्रॉम कास्ट ऑपरेशन। वो कहते हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो इक्वालिटी लेकर आता है, कास्ट ऑपरेशन से जो है लोगों को बचाता है। जाति प्रणाली को अस्वीकार करने के लिए एक साहसिक कदम उठाते हुए अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि जो बौद्ध धर्म है वो समानता देता है, जातिगत उत्पीड़न से जो है मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। अब हम यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे कि जो अंबेडकर हैं क्या वो सही हैं, क्या उन्होंने जो भी उनके विचार हैं वो कितने वैलिड हैं। सो जो अंबेडकर हैं ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम इन बोथ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, अंबेडकर हैं जो जाति प्रणाली की आलोचना व्यापक और परिवर्तनकारी दोनों तरह से करते हैं। ही नॉट ओनली एनालाइज द वेरियस डायमेंशंस ऑफ कास्ट ऑपरेशन, उन्होंने ना केवल कास्ट ऑपरेशन की अलग अलग डायमेंशंस को एनालाइज किया बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दिए इसको डिसमेंटल करने के लिए। जो सॉल्यूशंस थे उनके, क्या यहाँ पे हम लिखेंगे कि उनके जो सॉल्यूशंस थे वो प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकली पॉसिबल थे। ठीक है। His advocacy for education, legal reforms and social justice laid the foundation for significant progress in the fight against caste discrimination in India. उन्होंने न केवल जाति उत्पीड़न के विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया बल्कि इसे समाप्त करने के लिए व्यवहारिक समाधान भी प्राप्त किए। शिक्षा, कानूनी सुधार और सामाजिक न्याय के लिए उनकी वकालत ने भारत में जाति भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति की नींव रखी। However, despite his efforts, caste-based discrimination persists in various forms. और आज भी जो है कास्ट बेस्ड सिस्टम कहीं ना कहीं किसी रूप में जो है परसिस्ट करता है।
ना स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 3 की। टॉपिक नंबर 3 में आपको बात करनी है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के क्या विचार हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं एंड वॉज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और वो किस चीज़ की एडवोकेसी करते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ही प्लेड अ की रोल इन शेपिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड बिलीव दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वॉज असेंशियल फॉर कंट्रीज यूनिटी। कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो एक कंट्री की यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड डेवलपमेंट के लिए भी। अब हम देखेंगे उनके व्यूज़। तो इंट्रो में क्या लिखना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसदीय लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका मानना था कि देश की एकता और विकास के लिए जो संसदीय लोकतंत्र है, संसद वाला जो लोकतंत्र है वो आवश्यक है। संसदीय लोकतंत्र पर नेहरू के विचारों के जो कुछ प्रमुख पहलू हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि जो नेहरू हैं वो लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति उनकी क्या है? प्रतिबद्धता है। नेहरू का विश्वास है इस चीज़ पर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की गहराई पर। वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसी बातें करते हैं। इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समानता, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व। वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक ऐसा मीन्स देखते हैं जो इंश्योर करेगा कि ये सारे आदर्शों को पूरा करने के लिए। आदर्श कौन से? यही लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे जो आदर्श हैं, इनको पूरा करने में कौन हेल्प करेगा? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हेल्प करेगी। वो बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, संस्थाओं की इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। जैसे कि संस्थाएं हमारी कौन सी? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमारी जुडिशियरी आती है, फ्री प्रेस आती है और एक रॉबर्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आता है। तो नेहरू ने स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और मजबूत संसदीय प्रणाली सहित मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि ये संस्थान लोकतंत्र को बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। वो रोल ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट को वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन देखते हैं जो लोकतंत्र को लाने के लिए। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है उनके हिसाब से जहाँ पर जो लोग हैं उनकी वॉइस सुनी जाएगी, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। He believed in the supremacy of the parliament in making laws and policies for the nation. वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं? पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में, इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर द नेशन। जो पार्लियामेंट है वो ही बनाएगा लॉज एंड पॉलिसीज़ अपने देश के लिए। नेहरू ने संसद को लोकतंत्र की केंद्रीय संस्था के रूप में देखा जहां लोगों की आवाज़ सुनी जा सकती है। अब हम बात करेंगे प्रमोशन ऑफ डिबेट एंड डायलॉग की। जो नेहरू हैं वो बहस और संवाद को बढ़ावा देते थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पर भी बहस और संवाद होते हैं। आपने देखा होगा हमारी पार्लियामेंट में कैसे बहसें होती हैं। तो इस चीज़ को जो है नेहरू हैं सपोर्ट करते थे। नेहरू वैल्यूड ओपन डिबेट एंड डायलॉग एज असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। He believed that through discussion and argument the best policies and decisions could be formulated. उनका क्या विश्वास था कि अच्छे डिसीजंस कब आएंगे? जब क्या होगा? डिस्कशंस होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तब जाकर एक बेस्ट नतीजा निकलेगा। नेहरू ने खुली बहस और संवाद को संसदीय लोकतंत्र के आवश्यक घटक के रूप में महत्व दिया। उनका मानना था कि चर्चा और तर्क के माध्यम से सर्वोत्तम नीतियों और निर्णयों को तैयार किया जा सकता है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक विकास। जो नेहरू हैं उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एज अ व्हीकल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट देखा। He believed that democratic governance would lead to equitable distribution of resources, कि अगर शासन लोकतांत्रिक होगा तो लोगों के बीच में जो संसाधन हैं वो बराबरी से बटेंगे, सबको सोशल जस्टिस मिलेगा और जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको नेहरू के जो आइडियाज़ हैं वो समझ में आ गए होंगे।
अब हम इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो जो नेहरू हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते हैं, जो कि फाउंडेशन रखती है इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। उनका जो विजन है इंक्लूसिविटी, डिबेट और इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का, वो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाउएवर द चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, इतने बड़े देश में नेहरू के आइडियल्स को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। देखो, भारत का जो देश है इतना बड़ा है, डाइवर्स है, यहाँ पर इस तरह की नीतियाँ लगाना टफ है। बट स्टिल आपने देखा होगा कि भारत में ये सारे जो निर्णय हैं, ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं, ये सारे जो आइडियोलॉजी है नेहरू की, कहीं ना कहीं फॉलो होती है। पॉलिटिकल करप्शन की वजह से ये चीज़ें जो हैं, इनको ज़्यादा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है अपने आप को अच्छा प्रूव नहीं कर पाती। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, नेहरू की जो कमिटमेंट है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, वो कंटिन्यू करती है, इन्फ्लुएंस करती है इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को। नेहरू की जो संसदीय लोकतंत्र की वकालत है, इसने भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव रखी। ठीक है, जो नेहरू हैं, इनके वजह से ही भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव रखी गई। उनका जो दृष्टिकोण है वो बहस पे, मजबूत संस्थानों पे जोर देता था। भारत जैसे देश में ये करना चुनौतियों से भरा था, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं। इन जैसे मुद्दों से भारत में संसदीय लोकतंत्र की मजबूती की परीक्षा ये लेते रहते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती रहती है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। सो स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।